हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू एकेडमी के यूट्यूब क्लास में। आज हम देखने वाले हैं सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीडीपी का हमारा जो सिलेबस है, अगर आपने सीडीपी का सिलेबस अभी तक देखा नहीं है तो आप पहले हमारे ही चैनल के एक वीडियो को देखिए जिसमें हमने सीडीपी का पूरा सिलेबस डिकोड किया हुआ है। उसमें आपको समझ आएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप वो देख लिए हैं तो आपको अभी समझ में आएगा कि सीडीपी हमारा 3 यूनिट में बटा हुआ है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट। तो हम आज देखेंगे तीसरे यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो पहला यूनिट है उससे भी संबंधित हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसका वीडियो आपको ऑलरेडी ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। हम शुरू करेंगे तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट में क्या है, एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना खुद का आंसर को टिक कीजिए और फिर मिलाइए मुझसे कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस में। हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच कैसा रहेगा, तो हमको सारे ऑप्शंस के बारे में जानना है, सारे ऑप्शन के बारे में देखना है, ताकि एक ही क्वेश्चन हमारा कई क्वेश्चन का काम करे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आपके पास, आपके लिए ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है। मैं इधर बताते जाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर ध्यान देते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अभ्यास और अनुभव के कारण होने वाले बदलाव जो कुछ समय के लिए ही होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सीखने। सीखने का उदाहरण है बोल रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सीखना क्या होता है, सीखना एक स्थायी परिवर्तन होता है। इसका मतलब अगर आप एक बार कुछ चीज सीख गए तो आपके अंदर वो हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए होते हैं, तो ये तो निगेटिव मार्क हमको दे रहा है, मतलब निगेटिव साउंड कर रहा है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला एएस तो गलत हो गया। दूसरा कारण क्या बोलता है, सीखने को अनुभव से व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में होने वाले किसी भी ऐसे बदलाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो काफी हद तक स्थायी होता है। दोनों लाइन को पढ़ोगे तो खुद समझ में आ रहा है कि ये लाइन आपका निगेटिव साउंड कर रहा है, ये लाइन आपका पॉजिटिव साउंड कर रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, स्थायी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि एएस तो गलत है लेकिन आर सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, बाकी और क्या दिया है आप देख लिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि आईसीएफ का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो आईसीएफ मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और बाकी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, इसको जानने का भी जरूरत नहीं। ठीक है, चारों ऑप्शंस में हम उन क्वेश्चन के ऑप्शन को और डिटेल से जानेंगे जो आगे आने वाले क्वेश्चन में हमारे लिए फायदेमंद होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन दिया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तो ये दिया हमारा पावलोव। ठीक, पावलोव दिया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसके अंतर्गत वो क्या बताया था कि संबंध स्थापित करके पढ़ना रहेगा। ठीक है, एक चीज को दूसरे चीज से संबंधित करके। तो ये जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षणिक अनुप्रयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है, मतलब हमारे पास 3-4 कथन है, इसमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। ठीक, तो कथनों को पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, पहला कि बालकों में अच्छी आदतों, अभिवृत्तियों और नैतिक मूल्यों के विकास में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी होता है। सही बात है, यह सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको सीखने में अभिप्रेरित कर रहा है, आपके मूल्यों का विकास करेगा। सही बात है। बालकों के मन से भय, फोबिया, अंधविश्वास दूर करने के लिए डीकंडीशनिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत का ये खास बात है कि इसमें जो भी हमारे भय होते हैं, फोबिया मतलब भी डर होता है, अंधविश्वास मतलब निगेटिविटी जो भी हम मानते हैं, उन सबको दूर करने के लिए डीकंडीशनिंग का तकनीक का यूज किया जाता है। यह भी सही है। तीसरा बोलता है कि यह सिद्धांत जटिल तर्क संगत गणितीय चिंतन, उच्च अमूर्त समस्याओं, तो ऐसा कुछ नहीं बोला है पावलोव। ठीक है, पावलोव किसी भी चीज को गणित से रिलेट नहीं किया है, अमूर्त चीज से रिलेट नहीं किया है, तो ये वाला हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। चौथे को देखते हैं कि भाषा शिक्षण में शब्दों और वस्तुओं, चित्रों के बीच साहचर्य। देखिए मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि कनेक्शन बैठाना है हमको किसी भी दो चीजों के बीच में। तो साहचर्य बैठाया जा रहा है, कनेक्शन बैठाया जा रहा है, मतलब ये वाला लाइन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। आईईपी का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी एक क्लास है, क्लास में हर प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी सारे बच्चों में, मतलब किसी का दिमाग तेज काम करेगा, किसी का दिमाग स्लो काम करेगा। तो उसके हिसाब से क्या है, समावेशी शिक्षा जब किया जाएगा तो सारों बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो बच्चे जिन्हें स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, मतलब जिसको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है, उनके लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसी को बोला जाता है आईईपी। आईईपी का मतलब क्या होता है, आईईपी का मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब इसमें व्यक्तिगत रूप से बच्चे को देखा जाता है कि वो बच्चा कहीं पे छूट रहा है या
बहुत ही अच्छा है, तो उसको भी ध्यान दिया जाएगा ताकि वो और अच्छा हो सके। ठीक है, तो आईपी का मतलब क्या है, व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक जो कार्यक्रम रहता है उसको बोला जाता है। पांचवा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन को। देखिए एक चीज आपको बताता हूँ, सीडीपी में हमारा गलती कहाँ होता है, हम क्वेश्चन को ना सही से समझ नहीं पाते। सीडीपी का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़े, समझे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसका बोलना है कि सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब हमको इन चारों ऑप्शन में से निगेटिव ऑप्शन को गायब करना है, बाकी 3 हमारे पॉजिटिव होंगे। देखते हैं क्या क्या पॉजिटिव है। सीखने में हमेशा किसी न किसी प्रकार का अनुभव शामिल होता है, सही बात है। अगर आप कुछ भी चीज सीख रहे हैं तो आपका अनुभव में कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगा, अनुभवी होते हैं सीख के ही। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सीखने के कारण होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, ये भी सही है। अगर आप सीख रहे हैं, आपके पास अनुभव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर स्थायित्व ग्रहण कर रहा है, अंदर में बस रहा है। तीसरा बोलता है सीखने में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम शामिल होता है। चलिए ये डाउट में है, चौथा भी पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। सीखना एक अनुमानित प्रक्रिया है और प्रदर्शन के समान है, तो सीखना एक अनुमानित प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आप अनुमान के हिसाब से नहीं सीख सकते, आप जैसे मेहनत करेंगे वैसे सीखेंगे। तो ये डी थोड़ा निगेटिव साउंड कर रहा है और जो सी है वो भी पॉजिटिव साउंड कर रहा है, क्योंकि ये एक क्रम से होता है। सीखना क्या है, सतत प्रक्रिया है जो कि क्रमवार चलता है। तो इसका ए बी सी सही है, लेकिन इसमें पूछा गया क्या है, सही कौन सा नहीं है, तो सही नहीं है डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे ऑप्शंस को समझना है, ये चीजों को ध्यान से देखते जाइए, ये बहुत हेल्प करने वाला है। नीचे दिए गए सूची का मिलान करें। देखिए यहाँ पे इस साइड हमारे मनोवैज्ञानिक है, इस साइड है उनके सिद्धांत, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन सा सिद्धांत दिया है उसको मिलाना है। तो याद होगा आपको, ऊपर में जब शास्त्रीय अनुबंधन आया था तब मैं बताया था कि वो कौन दिया है, पावलोव दिया है, तो पहला का क्या हो जाएगा, बी। स्किनर क्या किया है, वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ये परोक्ष वाला दिया है, और कोहलर क्या दिया है, अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइड लर्निंग मतलब खुद से सीखना। ठीक है, शास्त्री का मतलब समझ चुके हो, शास्त्री का मतलब संबंध स्थापित करके सीखना। और क्रिया प्रसूत अधिगम मतलब ये जो हमारा स्किनर है ये प्रयोग किया था चूहे पे, और साथ ही साथ किस पे, कबूतर पे। तो उनको एक पिंजरे में रख के ये कुछ काम किया, और वो देखा कि डेली सेम चीज को रिपीट करने पे उन लोग कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो उनके क्रिया पे ध्यान दिया था, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पावलोव का क्या हो गया, पावलोव का हो गया शास्त्रीय अनुबंधन, मतलब पहला का बी। इसमें पहला का बी इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बाकी देखते हैं। स्किनर का ए, एक इसमें है और किसी में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक, तो किस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे सॉल्व करने के लिए अप्रोच रखना है, वो सबको समझते जाइए, आगे बहुत काम आने वाला है ये। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक प्राइमरी स्कूल टीचर बच्चे को गोल्ड स्टार देती है वह जब भी अपना क्लास वर्क चुपचाप और समय पर पूरा करता है। ठीक है, कुछ हफ्तों में बच्चा बिना याद दिलाए हर दिन समय पर काम पूरा करने लगता है। बच्चा बहुत अच्छा है, बिना याद दिलाए काम कर रहा है, ऐसे होते बहुत कम है आजकल। वैसे व्यवहार में आए इन बदलाव को मनोवैज्ञानिक विचारधारा मुख्य सिद्धांत को कौन सा अच्छी तरह समझाता है, मतलब ये जो चीज हो रहा है क्लास में ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये हमको देखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया मनोविश्लेषणात्मक और रक्षा तंत्र, तो इसका रक्षा से कुछ लेना देना है क्या, नहीं है। दूसरा व्यवहारवाद और शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, तीसरा दिया संज्ञानात्मक और स्कीमा वाला, नया चीज सीखना को स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक वैसा कुछ तो इसमें हुआ नहीं है इस लाइन में। मानवतावाद और आत्म साक्षात्कार, मानवतावाद की भी बात नहीं है, इसमें बच्चे के व्यवहार की बात हो रही है कि उसका व्यवहार पहले जैसे था अभी भी वैसा ही है बिना याद दिलाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें शास्त्रीय अनुबंधन मतलब वो एक सामंजस्य भी बैठा रहा है कि पहले जो मैं करता था मुझे अभी भी वो चीज करना है, संबंध बना रहा है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया बी। देखिए अगला क्वेश्चन, ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता है। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। देखिए भारत में तो नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि पहले के जो भी मनोवैज्ञानिक होते थे वो ज्यादातर होते थे फॉरेनर्स। ठीक है, बाहर वाले ही जो सिद्धांत दिए है वो हम सीडीपी में ज्यादातर पढ़ते हैं, गिने चुने को छोड़कर। तो समावेशी शिक्षा भारत में तो नहीं हुआ था, हुआ कहाँ था, याद रखेंगे कहाँ हुआ था, यूरोप में। और इस लाइन को क्या है, स्टार मार्क के साथ लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हमारा अगला 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, समावेशी शिक्षा में पृथकीकरण के बजाय मुख्य धारा में समावेशी पर बल दिया जाता है। यह हमारा दिया है कथन
कथन क्या बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा में अलग अलग नहीं करने के बजाय समावेश पर बल दिया जाता है। सही बात है, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि सारे लोगों को, सारे बच्चों को साथ मिलकर शिक्षा देना, शामिल करना सबको। तो ये लाइन सही है। दूसरा लाइन क्या बोलता है, पृथकीकरण से बच्चे में हीन भावना, अलगाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, कुल मिला के अगर आप किसी बच्चे को अलग कर देते हो तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आएगा कि हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो जिसकी वजह से मुझे अलग किया गया हो, तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किसी बच्चों को ग्रुप से अलग बैठा कर करोगे तो उसके मन में आएगा ये बात। ठीक है, तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, और ये इसकी व्याख्या कर रहा है, मतलब ये वही बता रहा है कि समावेशी शिक्षा में सबको शामिल रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब ए एस और आर, मतलब कारण, कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं, मतलब दोनों संबंधित है एक दूसरे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक कौन थे, इटार्ड थे। ये हमको याद रखना है। इटार्ड क्या किए थे, वो समावेशी शिक्षा के बारे में दुनिया के सामने लाए और बताए कि सारे बच्चे को साथ में शामिल कर के पढ़ना उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। कोई एक व्यक्ति है एक्स, वो क्या करता है, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक अपने कक्षा को एक जटिल पहेली देता है। ठीक है, एक्स एक टीचर है, वो अपने कक्षा में जटिल पहेली दिया है और छात्रों को चरण दर चरण निर्देश दिखाने या उन्हें घंटों तक अनुमान लगाने देने के बजाय वो क्या करता है, 9 वर्षीय जो वाय है उसको कुछ मिनट तक संघर्ष करते हुए देखता है। मतलब ये उनको कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है, वो सिर्फ देख रहा है कि किसको देख रहा है, एक 9 वर्ष का बालक है उसको देख रहा है। तो वाय अचानक से रुक जाता है, मतलब वो बालक रुक गया, बिखरे हुए प्लास्टिक के सभी हिस्सों को क्या करता है, एक जुड़े हुए तंत्र के रूप में देखता है। मतलब पहेली था, पजल था, उसको वो एक ग्रुप बनाकर देखा, एक साथ देखा और बोलता है कि वाह, इस तरह का भाव लाता है अपने अंदर और बोलता है कि ये टुकड़ों को जोड़ कर वो पहेली को हल कर देता है। तो ये किधर जाएगा, तो ये किधर जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक कुछ भी मदद किया है क्या, नहीं किया है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके। देखिए बाहरी पुरस्कार, तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है बाहरी पुरस्कार का, इस बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ है। ठीक, और ये हमारा दिया है उद्दीपन प्रतिक्रिया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। शास्त्रीय अनुकूलन ये मिलजुल के नहीं बनाया है, ये क्या किया है, वो टीचर उस बच्चे को सिर्फ सॉल्व करते हुए देख रहा था, मतलब बच्चा अपने आप से बनाया है। तो इसमें बच्चे पे हमको ध्यान रखना है, मतलब हमारा इरादा होना चाहिए बाल केंद्रित। ठीक है, तो बाकी दो ऑप्शंस को देखते हैं। सी क्या बोलता है, समग्र रूप से संपूर्ण स्थिति की संज्ञानात्मक धारणा के माध्यम से अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है इनसाइड लर्निंग, इनसाइड लर्निंग मतलब खुद से सीखना, करके सीखना। तो यहाँ बालक जो भी सीखा है वो अपने आप सीखा है, अपने माध्यम से सीखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो सी बोलता है कि बालक अपने आप से सीखा है। उसने वो किया क्या है, वो पहले सब चीज को ध्यान से देखा, उसको समझा, फिर वो उसको एक साथ एक तंत्र के रूप में देखा और फाइनली उसका जो भी आंसर था उसको लेकर आ गया। तो ये हमारा कहाँ चले जाएगा, इनसाइड लर्निंग में चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे अभी 2 क्वेश्चन देख चुके थे, उसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन आया कि दृष्टि बाधित का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसको याद रखना पड़ेगा, इसको स्टार मार्क डालकर रख लीजिए कि दृष्टि बाधित का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है, याद रखना है, ये जरूरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 2 भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा बोलते ही अब दिमाग में आने लगा होगा कि ऐसा कक्षा जहाँ सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, दृष्टिबाधित छात्र, मतलब वहाँ हर प्रकार के छात्र है, मतलब एक ऐसा छात्र भी है जो कि क्या है, दृष्टिबाधित है, इसका मतलब वो क्या है, ब्लाइंड है। उसके साथ कौन सी रणनीति प्रभावी मानी जाएगी, मतलब एक समावेशी कक्षा है जहाँ सारे प्रकार के छात्र बैठे हैं, उसमें से एक कौन है, ब्लाइंड है। अब आपको उसको पढ़ाना है तो किस प्रकार की रणनीति बनाया जाए जो उसके लिए लाभकारी हो। क्वेश्चन को समझो, उसके बाद सीधा उतरो कहाँ, उसके ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या बोलता है, शिक्षण के दौरान अधिक से अधिक स्पर्शनीय और श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग। अब जो देख नहीं सकता उसके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो वो सुनकर सीखेगा या तो वो ब्रेल लिपि से या कुछ चीज को स्पर्श करके सीखेगा। तो पहला लाइन सही बोल रहा है कि ऐसा रखना चाहिए, स्पर्शनीय और श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, पहला लाइन सही है। दूसरा क्या बोलता है, श्याम पट्ट पर लिखे, मतलब जो भी ब्लैक बोर्ड है हमारा उस पर लिखे तथ्यों को स्पष्ट और तेज आवाज में बोलकर पढ़ाया जाए, मतलब ये भी एक प्रकार का श्रव्य में जा रहा है, तो अंधे आदमी को तो बोलकर ही सिखाया जाएगा। तो दूसरा भी कहीं ना कहीं सही है। तीसरा क्या बोलता है, देखिए केवल ऐसे वीडियो और चित्रों का प्रयोग करना जिसमें कोई आवाज ना हो, तो ये तो उसका मजाक उड़ाना हो गया।
ठीक है, निगेटिव साउंड कर रहे हैं, तो तीसरा वाला तो हो नहीं सकता। चौथा क्या बोलता है, छात्रों को कक्षा में आगे की पंक्ति में बैठाना जहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो। अब अंधे आदमी को प्रकाश से क्या लेना देना, और अंधा आदमी को सामने बैठाओ पीछे बैठाओ क्या लेना देना, उसको आवाज सही आना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन में क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब देखिए कूट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ कई बार आप चारों ऑप्शन के बारे में जानते रहोगे, उसके बाद भी जब कूट हल करोगे तो वहां पे मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए हमारा पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। इसमें पहला दूसरा सही दिया है, केवल 1 और 2, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानना है, डिटेल में घुसना है, उसको प्रश्न से जोड़ कर देखना है, फिर देखना है कि कौन सा सही बैठ रहा है कौन सा सही नहीं बैठ रहा है। ऐसा करेंगे तो कभी भी इसमें मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहेगी, आप जो जानोगे उसको 100% सही करके आओगे। देखिए 14वां क्वेश्चन बोल रहा है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड होता है। मतलब अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है तो आप कैसे जानोगे, तो कहीं ना कहीं देखिए प्रतिभाशाली बालक के पास बुद्धि लब्धि तो होगा, ठीक है, आईक्यू उसका तेज है तभी प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली का आईक्यू होता है 140 प्लस, ठीक है, ये सारे प्रतिभाशाली वाले कैटेगरी में जाते हैं। बाकी ऑप्शंस को भी देखिए, शैक्षिक उपलब्धि और समायोजन। देखिए शैक्षिक उपलब्धि मतलब ये कि वो प्रतिभाशाली है, मतलब वो बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसके पास बहुत सारे डिग्रियां होंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों में ही साउंड कर रहा है, मतलब ये प्रतिभाशाली के बारे में बता भी रहा है और नहीं भी बता रहा है। तो हमारे पास अगर ये सभी वाले ऑप्शन है तो हमको ध्यान देना है कि ये उसमें शामिल भी है नहीं भी है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखना है कि बाकी में क्या दिया गया है। समायोजन, समायोजन का मतलब होता है जो भी हमारे पास कंडीशन मिला है हमको, उस कंडीशन के साथ समायोजन करना, मतलब उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली बालक, देखिए एक लाइन में आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। प्रतिभाशाली बालक ये समायोजन कैटेगरी में आते ही नहीं है। प्रतिभाशाली बालक अपने आप को ही ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो ये समायोजन कभी करने के पक्ष में नहीं रहते, लेकिन अगर कंडीशन ऐसा बनता है कि उनको समायोजन करना पड़ेगा तो वो करेंगे। ठीक है, तो कभी भी आप याद मत रखिए कि समायोजन प्रतिभाशाली बालक नहीं करते, आपको चारों ऑप्शन को देखना है। ठीक है, चारों में कौन सा सही फिट बैठ रहा है। जैसे मैं ये शैक्षिक उपलब्धि के बारे में बताया, जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसके पास हमेशा शैक्षिक उपलब्धि हो। ठीक है, मान लो कोई ऐसा बालक है जो पढ़ाई ही नहीं करता है, लेकिन उसके पास इतना प्रतिभा है कि वो बाकी चीजों को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं दोनों ही चीजों में आ रहे हैं, मतलब प्रतिभाशाली में भी आ रहे हैं और नॉर्मल में भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जब ये सभी दिया गया है तो हमको ये लेना है। ठीक है, इसके जगह कुछ और रहता तो वहां पे सिर्फ हम आईक्यू को लेते, लेकिन यहाँ पे ये सभी दिया गया है तो हमको इन दोनों को भी इसके साथ शामिल करना है और आंसर में इसको भी लेना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ आप याद मत रखिए, आप बाकी ऑप्शंस को भी देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, उसके हिसाब से आंसर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए मौखिक सीखने के संदर्भ में जोड़े बनाकर सीखना इनमें से कौन सा अच्छी तरह बताता है। जोड़ा बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं जैसे ही दिन बोलूंगा आपके दिमाग में फट से आएगा रात, मैं बोलूंगा सुबह आपके दिमाग में आएगा शाम। ठीक है, तो मतलब मैं पहला वर्ड बोल रहा हूं तो दूसरा वर्ड आपके दिमाग में ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है, तो जोड़ा वही हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोलते हैं। शब्दों की एक सूची को उसी क्रम में याद रखना, आपको याद रखना पड़ा क्या, मैं दिन बोला तो रात, याद रखना नहीं पड़ा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आता है, तो ये पहला हो गया कैंसल। दूसरा देखते हैं, शब्दों के जोड़ों को इस तरह सीखना कि जब पहला शब्द दिखाया जाए तो दूसरा शब्द याद आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये सही साउंड कर रहा है, लेकिन हमको बाकी भी देखना पड़ेगा। बार बार शारीरिक गतिविधियों के जरिए शब्दों की स्पेलिंग सीखना, ये नहीं हो सकता। सटीक शब्दों को याद किए बिना किसी पैराग्राफ, देखिए अब यहाँ जोड़ा बनाना है तो पैराग्राफ का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्लियर हुआ कि बी तो सही है लेकिन बाकी सही क्यों नहीं है, ये भी हमको जानना है। तो बी सही क्यों है आपको मैं बता दिया, और बाकी सही क्यों नहीं है ये भी बता दिया। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन एक से ज्यादा क्वेश्चन का काम करता है, उससे आपका बाकी का चीज भी क्लियर होते जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा मैं जिस तरीके से बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक कैसे होंगे, विशिष्ट बालक का मतलब जो नॉर्मल से अलग है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि विशिष्ट मतलब जो कमजोर है। ठीक, विशिष्ट का मतलब वो जो नॉर्मल में नहीं है। ऑप्शन क्या दिया है ये देखते हैं आप। प्रतिभाशाली बालक मतलब ये नॉर्मल से ऊपर हो गए, एवरेज से ऊपर वाले प्रतिभाशाली। मंद बुद्धि बालक ये हो गए एवरेज से नीचे वाले। ठीक है, बाधित बालक, बाधित मतलब जिनको किसी न किसी प्रकार का बाधा है। और उसके बाद देखेंगे हम चौथा में ये सभी दिया है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों विशिष्ट के ओर ही इशारा कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हमको क्या लेना है, डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
अगर ये सभी की जगह कुछ और रहता तो हो सकता है इसका आंसर कुछ और आ सकता था। तो इसीलिए बोल रहा हूं आपको याद नहीं रखना है, आपको चारों ऑप्शंस को देखना है, फिर अपना उत्तर डिसाइड करना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट, मतलब जिसका दिमाग थोड़ा ब्रॉड है, वो बाकी चीजों के बारे में भी सोचता है। ठीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि उसका पहचान के लिए कौन सा लक्षण उपयुक्त है। मतलब जो बहुत ही अच्छे तरीके से बाकी चीजों के बारे में भी सोच रहा है, उसका पहचान कैसे करेंगे? तो वो क्या करेगा? वो समस्याओं के प्रति उच्च संवेदनशील और नए समाधान ढूंढने की क्षमता रखेगा। सही बात है, क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है? वो रचनात्मक तरीके से सॉल्व करना चाह रहा है जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो पहला इसका आ गया। दूसरा बोल रहा है कि रूढ़िवादी चिंतन और केवल एक ही सही, देखिए केवल वर्ड आ गया और एक ही उत्तर बोल रहा है। तो जो क्रिएटिव आदमी है वो एक ही समस्या को कई तरीकों से सॉल्व कर सकता है, वो एक उत्तर के पीछे नहीं जाएगा। तो ये दूसरा वाला गलत साउंड कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तीसरा को देखते हैं, विचारों में मौलिकता और प्रवाह। तो विचारों में प्रवाह होगा तभी तो वो सोच पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो विचारों में प्रवाह भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है। और अपसारी चिंतन का प्रदर्शन। अपसारी मतलब क्या? अपसारी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो चीज आपके सामने में है, आपको उसको तो शामिल रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बाकी चीज को भी शामिल रखना है। इसका मतलब अपसारी मतलब ब्रॉड माइंडेड, मतलब लिमिट नहीं करेगा ये किसी भी चीज को, ये फैलाएगा। मतलब आपका दिमाग क्या हो गया? फैल गया। तो जब दिमाग फैलेगा तभी तो आप एक से ज्यादा आंसर ला पाएंगे, तभी तो आप समस्या ढूंढ पाएंगे। इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए सही साबित हो रहा है। तो हम देखते हैं इसके आंसर में क्या क्या दिया है। देखिए बी में दिया है केवल 1, 3 और 4। तो दूसरा क्यों नहीं है मैं ये भी बता दिया, और बाकी 3 क्यों है ये भी बता दिया। ठीक है, तो मैं आपको शुरू में बोला था कि जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा आपको भी अपने पास में वहां पे लिखना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, उसके बाद मिलाते जाना है। उससे क्या होगा? आपका भी प्रैक्टिस होगा। मेरा बोलने का मतलब, आप बैठ के निष्क्रिय रूप से वीडियो मत देखिए, आप खुद अपना दिमाग को सक्रिय रूप से यूज कीजिए ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज बैठते जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाषा बाधित में अहम भूमिका होती है। मतलब भाषा अगर किसी रूप से बाधित हो रहा है तो उसमें अहम भूमिका किसकी होगी? ठीक है, शिक्षक की, थेरेपी विशेषज्ञ की, माता पिता की, इन सभी की। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये तीनों ही हेल्प करेंगे ताकि भाषा जो है बाधित हो रहा है उसको सही किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, संज्ञानात्मक अधिगम और अवलोकनात्मक अधिगम के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। क्या बोल रहा है? संज्ञानात्मक अधिगम मुख्य रूप से आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं जैसे धारणा, स्मृति, समस्या समाधान पर जोर देती है। संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में दिया कौन है? पियाजे। पियाजे क्या बोला था? पियाजे जो भी बालक है उसको 4 स्तर में बांटा था। चारों स्तर के बारे में वो कैटेगराइज किया था उम्र वाइज। ठीक है, पहले को दिया था वो 0 से 2, दूसरे को दिया था 2 से 7, फिर 7 से 11, फिर 11 से 15। तो इस प्रकार वो 4 रूप से बांटा था। ठीक, इन चारों को किस आधार पर बांटा था? तो वो उनके मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर बांटा था कि 0 से 2 साल का बच्चा कैसे व्यवहार करेगा, 2 से 7 साल का बच्चा के क्या लक्षण होंगे, वो कैसे व्यवहार करेगा, सेम वैसे ही आगे भी। ठीक, तो कहीं ना कहीं पहला तो सही लग रहा है ना, क्योंकि इसमें मानसिक प्रक्रिया हो रहा है और उसका धारणा, स्मृति, समस्या समाधान पर जोर दे रहा है। तो ये पियाजे का मुख्य सिद्धांत ही यही था। दूसरा बोल रहा है अवलोकनात्मक अधिगम, जो क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है, के लिए क्रमिक मध्यस्थ प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सही बात है, आवश्यकता होगी प्रक्रियाओं की, विशेष रूप से ध्यान, प्रतिधारण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। देखिए ये जो 4 चीज लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रम से ही याद रखना रहता है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, इसको क्रम से जमाने को भी दिया जाता है कि ध्यान, प्रतिधारण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। ठीक है, ये 4 प्रक्रियाएं होती है, 4 क्रम होती है, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं? अवलोकनात्मक अधिगम करते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, सीखने के दोनों तरीके व्यक्तिगत मानसिक प्रतिनिधित्व की भूमिका को नकारते हैं। देखिए निगेटिव साउंड कर रहा है कि ये बोल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता बोल रहा है, और पूरी तरह से बिना शर्त उद्दीपक प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया पर निर्भर करते हैं। तो ये निर्भर नहीं कर रहा है सिर्फ इस पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला और दूसरा। तो अब चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे देखिए आपको बी दिख रहा है, बी में बोलता है केवल 1 और 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, तो बाकी ऑप्शंस के बारे में भी अपने को देखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। देखिए ये क्या बोल रहा है, मनोवैज्ञानिक प्रेरण चक्र के चरणों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है, मोटिवेशन हमको जो भी मिलने वाला है,
उसका जो चरण है वो किस प्रकार से होगा। तो इसको बेसिक तरीके से आप सोचिए और सॉल्व कर सकते हैं आराम से। वीडियो को रोकिए और एक बार देखिए और सोचिए। देखिए चारों में पुरस्कार लास्ट में है, इसका मतलब पुरस्कार लास्ट में ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो पुरस्कार को छोड़ दीजिए, बाकी तीन को देखते हैं। देखिए पहला बोल रहा है इसमें ड्राइव दिया है, इसमें आवश्यकता दी है, इसमें प्रोत्साहन दिया है, इसमें आवश्यकता दिया है। तो पहले आवश्यकता ही आएगा, दोनों में है। आवश्यकता पहले क्यों आएगा? क्योंकि अगर आपको आवश्यकता पता होगा कि आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप आगे काम करेंगे ना। तो पहले आपको आवश्यकता चाहिए, आवश्यकता के बाद क्या होगा, ये दो ऑप्शन रह गया। तो प्रोत्साहन पहले आएगा कि ड्राइव पहले आएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो आवश्यकता के बाद प्रोत्साहन आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रोत्साहन रहेगा तब आप किसी चीज को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अंदर से एक एनर्जी आता है, ठीक है। तो आवश्यकता क्या है, आपको किसी चीज का वो जानना है, फिर प्रोत्साहन, फिर ड्राइव, फिर पुरस्कार। यहाँ पे ये दोनों उल्टा दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये चक्र है, चरण है, इसको लाइन से ही याद रखना है, इसको जमाने के लिए ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बीमारी से रिलेटेड है। निम्न में से किस विकार में विद्यार्थी के विचार स्पष्ट होते हैं परंतु उन्हें लिखित रूप में व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करने में कठिनाई होता है? मतलब वो जान तो रहा है कि वो जान के आ रहा है, लेकिन वो लिख के नहीं बता पा रहा है। तो जहां लिखने वाली बात आ गई, ठीक है, लिखने वाली बात आ गई, वहां पे क्या आता है? डिस्ग्राफिया। देखिए एक लिस्ट बनाइए, एक नोट बनाइए, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें जितने भी बीमारी होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है उसको लिखिए, उसको 2-3 बार पढ़िए, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आते जाएगा। इसको याद रखने का तरीका भी है कि अगर आप कुछ भी चीज लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं कुछ भी चीज लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ संकल्प, ठीक, तो इसको लिखने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ये, अगर गणित वाले बच्चे फट से समझेंगे, देखिए एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो ये जो लिखने के टाइम मुझे पेन को अपने एक्स में भी ले जाना पड़ रहा है, वाई में भी ले जाना पड़ रहा है, और ये एक्स वाई जो चीज है इसी को तो ग्राफ बोलते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। तो इस प्रकार से आप लिंक करके भी आंसर्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफेजिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अफेजिया मतलब फेस करने से डरना, किसी भी चीज को क्या करेगा, किसी भी चीज को फेस करने से डर लगेगा उसको, ठीक है। खास करके भाषा के लिए यूज होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। गणितीय तर्क करने में कठिनाई नहीं, गणितीय तर्क करने में कठिनाई होता है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो ये गणितीय वाला होता है। भाषा को समझने व्यक्त करने में कठिनाई, ये होता है आपका क्या है? अफेजिया, ठीक है, इसी को अफेजिया बोलते हैं। लिखावट का भी देख लीजिए, लिखावट का क्या होता है? डिसग्राफिया, ठीक है। अगला क्या दिया है? शरीर की छवि के प्रति भ्रम, तो ये अलग है, ये इसमें हमारे शामिल नहीं होता। तो ये जो हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों में सही कौन बैठ रहा है? भाषा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी के साथ 22वां नंबर भी खत्म। ठीक है, अगला देखते हैं 23वां नंबर क्या बोलता है? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो कौन था? तो ये एक वैज्ञानिक था जो कि आवश्यकता के अनुसार एक पिरामिड बनाया था। उस पिरामिड में बताया था कि एक इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत कहां से होगा? सेल्फ, खुद से, मतलब शारीरिक चीजें पहले आएंगी, ठीक है। ऐसा करके 5 ये क्रम बांटा था। लास्ट में क्या किया था? आत्मसम्मान को रखा था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ये, देखिए इसमें सब पांचों में से 4 चीज तो दिख रही है, यहां समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है। कहां से कहां जमाना है? ऊपर से नीचे, मतलब सबसे ऊपर कौन सा आएगा 5वां पॉइंट, वो फिर पहला पॉइंट तक हमको जाना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर आप इस चीज को नहीं देखेंगे तो अगर हो सकता है आप नीचे से ऊपर बना दें तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, पढ़ो, उसके बाद उसके आंसर, उसके ऑप्शन की तरफ जाओ, ठीक है। पहला वो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब सबसे पहले क्या होगा? सम्मान, ठीक, सम्मान आ गया पहले, ठीक है। चौथा किसमें? पहले देख लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो गया। समझ में तो आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज छोड़ देंगे। बाकी चीज को भी देखो क्या बोल रहे हैं। पहला हो गया सम्मान, 5वां नंबर में है ये, ठीक है। चौथा नंबर में क्या होगा? आत्म साक्षात्कार, ठीक। मैं बोला था शरीर वाला पहला होगा, मतलब रोटी कपड़ा मकान, तो ये पहले में रहेगा। तो देखिए तीसरा सबसे लास्ट में दिया है, मतलब ये फर्स्ट हो गया, और ये कितना हो गया? 5th हो गया। तो हमारा, सॉरी, ये डी की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला दिया है इसमें, और ये कौन सा वाला है? 5th वाला है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि एक छात्र दौड़ते समय बार बार गिर जाता है, ठीक है। जूते के फीते बांधने एवं गेंद को पकड़ने में कठिनाई होती है, मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के बारे में पूछा जा रहा है। उसका देखो IQ सेम है बोल रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो शारीरिक रूप से डिफेक्ट हो उसका IQ में भी डिफेक्ट हो।
ठीक है, जैसे हमारा एक महान वैज्ञानिक थे जो व्हील चेयर पे थे, नाम उनका भी याद नहीं आ रहा है, हॉकिंस या कुछ और है शायद, उसको छोड़िए। हमको ये देखना है कि बुद्धि लब्धि उसका सामान्य रहे और उसका जो शारीरिक रूप से है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ये किस कैटेगराइज में जाएगा, कौन से कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो ये विकार कौन सा होता है। देखिए, डिसलेक्सिया के बारे में पहले बताया। डिसलेक्सिया मतलब ये कि अगर आप वो मूवी देखे होंगे, कौन सा, तारे जमीन पर, उसमें क्या होता है, उसमें उस बच्चे को ना पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। पढ़ने में प्रॉब्लम होता है मतलब उसको वास क्या दिखता है, उसको वास दिखता है सौ, मतलब वो शब्दों को जंगल कर लेता है, मतलब इधर से उधर रिप्लेस कर देता है। तो ये होता है आपका पठन विकार संबंधित समस्या है। कौन, डिसलेक्सिया। ठीक, डिसकैलकुलिया क्या होता है, ये गणित के जो भी तर्क होते हैं, गणितीय संक्रियाएं होती है, उस पे आता है। फिर अफेजिया मैं बता चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में देखे थे, अफेजिया मतलब फेस करने से डरता है, खासकर भाषा से रिलेटेड। बच क्या गया, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मतलब ये प्रैक्टिस वाला वर्ड इसमें आ रहा है बीच में, तो प्रैक्टिस कैसे होगा, शरीर से ही होगा, तो शारीरिक जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो किसके अंतर्गत चले जाएंगी, डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत। तो आपको देखिए इसमें डिस्प्रैक्सिया के साथ साथ बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में भी पता है, तो ये आपके लिए 4 क्वेश्चन का काम कर रहा है। मैं यही तरीका आपको शुरू में बोल रहा था कि हमको सारे ऑप्शंस को समझना है और सारी चीजों को सोचते हुए आगे बढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, 2 चीज दिया है, कथन और कारण। कथन पढ़ते हैं फिर कारण देखते हैं। कथन बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वंचित, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े और सांस्कृतिक रूप से विविध पृष्ठभूमि के बालकों के लिए भी आवश्यक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालक भी रहेंगे, साथ ही साथ वंचित बालक रहेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर बालक रहेंगे, सांस्कृतिक बालक रहेंगे, इसी को ही तो समावेशी शिक्षा बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं कथन तो सही है। कथन के बाद कारण पे चलते हैं। कारण देखते हैं कि समावेशी शिक्षा सामाजिक समरसता, विविधता के सम्मान और समता मूलक समाज के निर्माण पर बल देता है। तो ये अच्छी बात बोल रहा है कि इससे क्या होगा, विविधता के सम्मान होगा। मतलब अगर कोई बालक सही नहीं है या कोई बालक कमजोर है तो उसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे, तो ये हम उसका सम्मान कर रहे हैं तभी तो उसको बैठाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये विविधता को सम्मान दे रहा है, सामाजिक समरसता बना रहा है और अच्छे कुल मिला के अच्छा ही काम किया जा रहा है इसमें। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। तो दोनों ही समावेशी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, तो ये रिलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों सही है और जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो बाकी इसमें 3 देखने का जरूरत अब है नहीं। तो ये हो गया हमारा 25। आगे चलते हैं 26 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोनों भाषा आधारित विकारों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कौन सा विकार, भाषा विकार। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन ऐसा आ गया है, ये हम पहले भी पढ़े थे कि भाषा विकार कहां से आता है, मतलब उसको क्या बोला जाता है। तो भाषा विकार क्या होता है, वो होता है हमारा डिस्प्रैक्सिया। एक मिनट इसको ध्यान से देखते हैं एक बार। ठीक, ये है पहला डिसलेक्सिया और अफेजिया। तो यही हो गया हमारा ऑप्शन, क्योंकि अफेजिया ही क्या है, भाषा विकार से रिलेटेड है, और डिसलेक्सिया क्या है, ये पढ़ने से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं दोनों भाषा से संबंधित हो रहे हैं। बाकी 3 ऑप्शन को देखोगे, डिस्कैल्कुलिया मतलब गणित वाला, डिस्प्रेक्सिया मतलब शरीर वाला, ठीक है, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने वाला, डिस्मॉर्फिया एक और होता है जिसके बारे में आगे देखेंगे। डिस्प्रेक्सिया मतलब प्रैक्टिस वाला, मतलब शरीर वाला, और अफेजिया मतलब फेस करने वाला, भाषा वाला। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अफेजिया के साथ साथ डिस्प्रेक्सिया भी जोड़ दिया है। ये भाषा से रिलेटेड नहीं है, ये शरीर से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन क्यों है, ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये भी हमको जानना है। तो इसके साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 27। देखिए 27 में क्या बोला जा रहा है, एक बालक है रमन, जो कक्षा 5 का छात्र है, हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट को लीड करना चाहता है, क्लास के इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, आगे रहना चाहता है, मतलब सामाजिक आदमी है, समाज से जुड़कर रहना चाह रहा है। वो अपने साथियों के बीच अपनी स्पेशल इमेज को लेकर टीचर से लगातार तारीफ पाना चाह रहा है, मतलब वो अपने आप को केंद्रित करना चाह रहा है, मतलब मैं ही हूं, मुझे देखो, मैं कर लूंगा, इस टाइप को उसके में विचार आ गया है। जब उसे लीडरशिप की भूमिका नहीं दी जाती तब भी वह ग्रुप के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मतलब अगर उसको लीडर नहीं बनाया गया तो भी वो अपना सजेशन देगा कि ऐसा करना चाहिए, मतलब वो आगे रहना चाह रहा है हर कंडीशन में। तो ये मानवीय प्रेरणा की कौन सी खास श्रेणी मुख्य रूप से रमन के व्यवहार को प्रेरित कर रही है। ठीक है, ये मतलब चारों जो ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसको सही तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है, बता रहा है। तो ये शारीरिक होगा क्या, नहीं होगा, शारीरिक तो नहीं होगा। जैविक होगा क्या, जैविक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक में शरीर की बात हो गई, जैविक मतलब हमारे अनुवांशिकता की बात हो गई। क्या हो गया, मनोसामाजिक अभिप्रेरण, और क्या है, एक सहज प्रतिक्रिया प्रेरण। दोनों में से
एक्यूरेट कौन सा लग रहा है? क्योंकि वो सामाजिक आदमी है, समाज में रहना चाहता है, अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनोसामाजिक प्रेरणा। ठीक है, वो आगे रहना चाहता है। तो इसका आंसर क्यों हुआ सी? क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। ये बोल रहा है कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष तक पहुंचने देता है तो वह किस शिक्षण दृष्टिकोण का प्रयोग कर रहा है? देखिए, शिक्षण की भी ना विधियां होती है। ठीक है, ये अगर आप वाला हमारा पहला वीडियो देखोगे जिसमें हमने पूरा सीडीपी के सिलेबस को डिकोड किया, उसमें मैंने बताया होगा यूनिट 3 में, ठीक, कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उसमें विधि के बारे में भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स को कौन सी यूनिट में रखा गया है। उसके हिसाब से फिर ये जो हमारा यूनिट 3 है तो हम उसमें उन्हीं टॉपिक्स को ही शामिल किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थी को स्वयं प्रयोग करने दे रहा है, निष्कर्ष तक पहुंचने दे रहा है, तो ये कौन से प्रकार का प्रयोग है? तो रटने वाला है क्या? ये रटने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक, खोज परक अधिगम, खोज परक मतलब खोजना, तो ये बोल रहा है खुद स्वयं प्रयोग करने दे रहा है, निष्कर्ष तक पहुंचने दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सही लग रहा है हमको। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन, मतलब एक क्रमवार वाली बात हो गई, वो तो इसमें है नहीं। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि मतलब क्या? थ्योरी देना सीधा सीधा, मतलब आप बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया व्याख्यान विधि। तो इसका चारों में से सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? खोज परक विधि। कहीं ना कहीं खोज परक विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लाता है, जिसमें वैज्ञानिक क्या करता है? वो खोज करता है और निष्कर्ष तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि एक शिक्षक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल, श्रवणाधारित सामग्री तथा अतिरिक्त समय उपलब्ध कराता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास, मतलब वो जो अंधा व्यक्ति है, जो भी ब्लाइंड है, उसके लिए वो सारा चीज उपलब्ध करा रहा है। तो कर क्या रहा है वो? समानता कर रहा है क्या? तो समानता तब करता जब इसके साथ और भी बाकी विद्यार्थियों का जिक्र होता है। यहाँ सिर्फ क्या बोला गया है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो समानता वाली बात तो नहीं। समानता मतलब दो लोग तो होने चाहिए कम से कम। समरूपता, ये भी नहीं होगा। प्रतियोगी अधिगम, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रतियोगिता की भावना है ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है? वो उसके संग न्याय कर रहा है, मतलब उसको समान अवसर दे रहा है। जैसे बाकी बच्चा जो देख सकता है, उसको जो दिख रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसको भी वो चीज मिले। तो यहाँ कहीं ना कहीं न्याय करने की बात आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या बोलता है। दूसरी कक्षा 7 साल का एक छात्र है जो हाल ही में एक गंभीर स्थानीय बाढ़ से बचा हुआ है। स्कूल लौटा है अचानक आए तूफान के दौरान, जब खिड़कियों के जोरदार, मतलब उसके संग कुछ घटना हो गया था। वो घटना, वो ठीक होने के बाद भी उसके अंदर वो डर एक बैठा हुआ है। ठीक है, वो डर रहा है, डेस्क नीचे चला जा रहा है, कान ढक ले रहा है, तेजी सांस ले रहा है। ठीक है, पानी आ रहा है, चिल्ला रहा है, कुल मिला के उसके अंदर एक डर बैठ गया है। ठीक, तो ये उसका टीचर भी देख रहा है। टीचर उसको बोल रहा है, पर्यावरण की किताब में पानी नदी का तस्वीर देख रहा है, तो भी डर रहा है, नहीं देखना चाह रहा है। तो ये कौन से श्रेणी में जाएगा? ठीक है, ये हमारा सवाल अब क्या बनता है? ये कहानी हो गया। कहानी तो सवाल बन रहा है क्या कि बाल मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य की समझ रखने वाले एक समावेशी प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर, मतलब एक टीचर के नजरिए से हमको देखना है कैसा है जो बाल मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य का समझ रखता है। आप बच्चे के क्लासरूम में तुरंत दिखने वाले और लगातार बने रहने वाले व्यवहार को कैसे समझेंगे, उस पर कैसे काम करेंगे, मतलब ये कौन सा डिसऑर्डर है, पहले वो जानेंगे, उसके बाद ही तो हम काम कर पाएंगे। तो चारों ऑप्शंस को पहले ध्यान से देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। पहला बोल रहा है इसे बात न मानने या अनुशासन, देखिए अनुशासनहीनता की बात ही नहीं है, वो खुद डर रहा है बेचारा। अनुशासन तो सेकेंडरी चीज हो गया, पहले वो अपने आप को तो संभाले, तो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो अनुशासन वाली बात तो नहीं आएगी। दूसरा बोल रहा है इन हरकतों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, होता क्या है ये वाला PTSD, इसका मतलब जो घटना घट चुका है उसका असर उस घटना के घट जाने के बाद भी दिमाग में बने रहता है, उससे हमारा जो भी प्रतिक्रिया है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? PTSD। बाकी C और D है जो उसको भी देख सकते हैं। ADHD है तो दूसरा हो गया अटेंशन डिसऑर्डर हो गया, इस पे नहीं आएगा। और बच्चे को पानी की तस्वीर बारिश की मजबूर करें, उसको मजबूर कर रहे हैं, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, इससे तो बच्चा डर जाएगा, फिर वो तो स्कूल आना ही बंद कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 31 पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं क्या कह दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उपकरण है। तो वाइगोत्स्की है कौन? तो ये एक ऐसा वैज्ञानिक था जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ये मानता था कि बच्चे को सीखने के लिए सामाजिक अनुकरण जरूरी होता है, मतलब बच्चा समाज से सीखता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? भाषा भी समाज के अंतर्गत ही आ गया ना।
तो भाषा क्या बोल रहा है, संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उपकरण है। लाइन सही है। ये बोलता है प्याजे के अनुसार विचार भाषा भाषा से पहले आता है। देखिए ये जो दोनों वैज्ञानिक है ना, इनका बीच में एक छोटा सा डिफरेंस ये था, प्याजे जो होता है वो बोलता था कि विचार पहले आता है उसके बाद भाषा आता है, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलता था, भाषा पहले आता है उसके बाद विचार आता है, ठीक है। ये दोनों में ये एक मत नहीं हो पाए थे, दोनों का विचार अलग अलग था। तो वाइगोत्स्की का ऐसा सोचना क्यों था, क्योंकि भाषा मतलब समाज से रिलेट कर रहा है, और प्याजे क्या बोलता था, वो मानसिक क्रिया के रूप में वर्गीकृत किया था, मतलब विचार के रूप में किया था। तो विचार वाली बात आई जहां पहले, वहां आपको याद रखना कि प्याजे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो जो भी कैटेगराइज किया था चार, उसने वो विचारों को ध्यान पे रख के, मानसिक क्रियाओं को ध्यान पे रख के किया था। तो ये हो गया हमारा प्याजे वाला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है भाषा वाला। तो भाषा वाला मतलब सामाजिक अनुकरण, सामाजिक क्रिया, ये सब आ जाएगा इसमें। तो ये कौन दिया था, ये वो दिया था हमारा लेह वाइगोत्स्की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा पहला तो सही है, क्लियर हो गया। दूसरा भी सही है, प्याजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। तीसरा क्या बोल रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाणी समय के साथ आंतरिक वाणी में परिवर्तित हो जाती है। देखिए वाइगोत्स्की ना कुछ स्पीच के बारे में बताया था, उसमें था एक निजी वाणी और एक है आंतरिक वाणी। निजी वाणी मतलब प्राइवेट स्पीच, मतलब उसमें बच्चा बोल बोल के काम करेगा। आंतरिक वाणी मतलब इनर स्पीच, इसमें अब वो बोलेगा नहीं, वो मन में सोचेगा लेकिन काम करेगा, ठीक है। तो ये बताया कौन था, ये बताया था वाइगोत्स्की, और ये सही बोला था। जब बच्चा छोटा रहता है तो बोल के करता है, आप खुद अपने आसपास उदाहरण देख सकते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाएगा तो ये निजी वाणी अब सिर्फ मन में बोलना शुरू करेगा, स्पष्ट रूप से नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आंतरिक वाणी में। तो ये तीनों लाइन सही लग रहा है अपने को। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन में देखिए सी में दिया है 1, 2 एवं 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो तीनों के बारे में हमको पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो जो जो जरूरी है, जो थ्योरी आपको यहाँ जानना जरूरी है, वो मैं बताते जाऊंगा ताकि हेल्प हो आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 दिया है, एक टीचर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल पजल बॉक्स रखता है, ठीक है। बॉक्स रख दिया पजल वाला, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखाता कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ठीक करना है बिना किसी ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ये भी एक सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर, इसके बारे में दिया थॉर्नडाइक, ठीक। इसको लिख के रख लो। यह उलझन के एक स्टूडेंट पीछे हटकर खड़ा होता है, सभी हिस्सों के स्ट्रक्चरल लेआउट को एक साथ देखता है और अचानक चिल्लाता है, मुझे समझ आ गया। ये कैसे जुड़ते हैं, मतलब एक स्टूडेंट देखा जा रहा है, देख ही रहा है, उसके पीछे दूसरा स्टूडेंट है, वो पीछे से देख के बोल दिया कि मेरे को समझ में आ गया कि कैसे जुड़ेगा, फिर उसे एक ही बार में जोड़ देता है, ठीक है। पीछे वाला स्टूडेंट दिमाग वाला है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट और मुख्य कॉन्सेप्ट इस व्यवहार को अच्छी तरह से समझाता है। मतलब ये जो भी अभी कहानी हम सुने देखे, उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन उसको सही तरीके से बता रहा है, हमको ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है देखिए, व्यवहारवाद, ऑपरेंट कंडीशनिंग, गेस्टाल्टवाद, मनोविज्ञान, इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग का मतलब होता है खुद से सीखना। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके थे, जिसमें हम लोग इनसाइड लर्निंग के बारे में जाने थे। इनसाइड लर्निंग का मतलब खुद से सीखना। तो यहाँ बच्चा जो पीछे खड़ा है वो बिना किसी सपोर्ट के खुद से सीख के कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी को भी देख सकते हैं, रचनावाद नहीं आएगा इसमें। स्कैप फोल्डिंग मतलब हेल्प करना, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है कि जो बच्चा कर सकता है और जो नहीं कर सकता उसके बीच में गैप होता है। तो जो नहीं कर सकता उसको करने के लिए जब कोई बड़ा आदमी से वो हेल्प लेता है, बड़ा आदमी मतलब किसी से भी जब हेल्प लेता है तो उस हेल्प को बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग। और जो दोनों के बीच में गैप होता है, जिसको वो कर सकता है जिसको वो नहीं कर सकता, उसके बीच के गैप को बोलते हैं ZPD, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलते हैं। एक छात्र परीक्षा में प्रथम आने तथा पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरणा है, कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा तो है, मतलब वो किसी को दिखाना चाह रहा है कि मैं पहला आया, मुझे पुरस्कार मिला। तो ये कहाँ जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिया हमारे पास। पहला क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब इनर मोटिवेशन। इसका मतलब क्या है कि बच्चा खुद से सोचेगा कि मुझे पढ़ना है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करेगा। बाह्य अभिप्रेरणा यही होता है जिसमें वो लोगों को दिखाना चाहता है, ठीक है, कि मुझे पुरस्कार मिला, मैं फर्स्ट आया। उपलब्धि, इसमें उपलब्धि की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये करने के लिए कर रहा है, मिल गई है बात नहीं बोल रहा है, ठीक है। करने के लिए कर रहा है मतलब वो प्रोसेस अभी चालू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, तो इसमें मानसिक वाला चीज हो गया, ये नहीं आएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अब बी हुआ क्यों,
क्योंकि ये दिखाना चाह रहा है बाहरी रूप से सबको। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके लिख लेंगे। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए पहले क्या था, डिसेबिलिटीज का ना एक लिस्ट था, ठीक है, उसके अंतर्गत आने वाले लोगों को डिसेबल माना जाता था। तो वो पहले था संख्या उनका 7। ठीक, अब 7 से जब 7 था तो उसके बाद क्या है, नए प्रकार का डिसेबिलिटी आया, या ऐसे लोग जो उन 7 की कैटेगरी में नहीं आते थे उन लोग को प्रॉब्लम होने लगा। तो इसको देखते हुए क्या है ना, इसके संख्या में बढ़ोतरी किया गया, इसको 7 से कितना कर दिया गया, 21। ठीक है, तो ये कौन से साल हुआ था ये पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन हमारा वही है, किस वर्ष लागू किया गया था, यही अधिनियम था, इसके अंतर्गत 7 से 21 किया गया था। तो ये हमारा हुआ था 2016 में। ठीक है, 2016 में जो भी डिसेबिलिटी का जो नंबर था 7, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 21। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी 2 स्थिति है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है। 10 साल का राहुल है, अचानक गणित के सवाल हल करना बंद कर देता है, अपनी पेंसिल गिरा देता है, अपनी आंखें मलता है और शिकायत करता है कि वह थक गया है और आगे बढ़ने से पहले उसे थोड़ी देर सोना है। थका हुआ बालक है। दूसरा स्थिति बोलता है कि 12 साल की प्रिया स्कूल के बाद अपने साइंस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने में अतिरिक्त समय, कुल मिला के पहला जो है थक जा रहा है, दूसरा एक्टिव है, पहला निष्क्रिय है, दूसरा क्या है, सक्रिय है। ठीक है, यही बताया जा रहा है कहानी में। अब हमको स्थिति देखना है, स्थिति क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, यही देखना है हमको। ठीक, ये क्या हो रहा है, स्थिति 1 में एक जन्मजात बायोलॉजिकल मोटिव को दिखाती है। जन्मजात तो नहीं हो सकता ये, ठीक है, जन्म से ही बच्चा थोड़ी थकने लगेगा हर दिन, जिसका मकसद शारीरिक संतुलन को बनाए रखना, जबकि स्थिति 2 में सीखे हुए साइको सोशल मोटिव को दिखाती है, जो उपलब्धि और सामाजिक स्वीकृति से प्रेरित है। फिर से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही साउंड कर रहा है, सेकंड वाला, पहला भी करेगा, बाकी को भी देख लेते हैं। बाहरी नाम मिलने से मोटिवेशन का उदाहरण है, ये तो हो नहीं सकता। स्थिति 1 और स्थिति 2 दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जैसे शारीरिक असंतुलन से पैदा होती है, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन बच गया 2। पहला हो गया पीयर प्रेशर वाली बात कर दिया, पीयर प्रेशर मतलब जो सोशल समाज का प्रेशर होता है जिसमें कुछ करना ही रहता है, ये उसके बारे में है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा पहला ऑप्शन को एक बार फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। एक जन्मजात बायोलॉजिकल मोटिव को दिखा रहा है, ठीक है, जिसका मकसद शारीरिक संतुलन को बनाए रखना है, मतलब वो थका हुआ ही है, ऐसा बोला जा रहा है। जबकि स्थिति 2 सीखे हुए साइकोलॉजिकल मोटिव को दिखाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, इसका आंसर ए लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान देना है इसको अच्छे से। चलिए अगला चलते हैं। एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, अटेंशन जिसमें पाना चाहता है व्यक्ति, जैसे बालक हो गया, वो चाहता है कि लोग मुझे ही देखें, मुझे मेरे साथ ही खेले, मेरे आसपास बने रहे। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? और ये बच्चों के अलावा बड़ों में भी होता है। ठीक है, बड़े होने के बाद भी आपने देखा ही होगा आसपास कभी ना कभी कि कोई ऐसा होता है जो चाहता है कि सारे लोगों का ध्यान मेरे अंदर ही हो। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपोथेटिक डिसऑर्डर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 दिए हैं, अच्छी बात है, ज्यादा क्वेश्चन कवर होगा। मिलान करना है, देखिए व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक रचनावाद, साइको नियो, ये सब दिया है। ठीक है, हमको जो आता है वहां से शुरू करते हैं। दिया गया है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मतलब क्या? ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। मनोविश्लेषण, देखिए संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये स्टेज है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा? सी में। तो सी का 5 होना चाहिए। सी का 5 है किसी में, ए में दिख रहा है, बाकी किसी में दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है, दोनों को ध्यान देना है। बाकी और देखते हैं। फिर क्या दिया? व्यवहारवाद, मानवतावादी विज्ञान, साइको सोशल नियो फ्राइडियन कोड। ठीक है, मनोविश्लेषण मतलब क्या हो गया? ये वाला सिद्धांत के बारे में बता रहा है। तो बी का क्या हो जाएगा? 3। तो बी का 3 किस में दिख रहा है हमको? इसमें दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज को भी देखो, एक हिसाब से 2 होना चाहिए। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद क्या बोला जा रहा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका मतलब हम एक पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें ना ये दोनों साथ में था। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रिया प्रसूप। ठीक, तो ये ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके हिसाब से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मानवतावादी को क्या लिया गया है? आवश्यकताओं का पदानुक्रम। ठीक है, अब्राहम मैस्लो यही दिया था इसको, तो वो आवश्यकताओं को पदों में रखा था। ठीक है, और ई का क्या हो जाएगा? 1। मतलब साइको सोशल बोल दिया, मतलब मनोसामाजिक वाली बात हो गई है ना, उसी का हिंदी इंग्लिश नाम है, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ए।
क्वेश्चन नंबर 38, आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईईपी मतलब क्या होता है? तो ये एक प्रकार का विशेष प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों को, ठीक है, स्पेशल रूप से ध्यान देके उसको टीचिंग किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा में ही लागू होता है। समावेशी शिक्षा कब होगा? जब सारे बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब पढ़ाते रहोगे तब आपको पता चलेगा कि सारे बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीख रहे हैं, किन्हीं को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ रहा है। तो उनको इस प्रकार के प्रोग्राम में शामिल किया जाता है जिसमें उसको 1 to 1 समझाया जाता है। पहले समझा जाता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ के उसको दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अगला चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या बोल रहा है? वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा संस्कृति को स्कूल पाठ्यक्रम से समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर रहा है? ठीक है, तो वो क्या करता है? देखिए, वो सारी चीजों को एक साथ ले रहा है। ठीक है, मतलब सबको ध्यान दे रहा है। तो ये किस में आ जाएगा? शिक्षा में साम्यता। ठीक, साम्यता। देखिए, इसका ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन को जब देखोगे तो दोनों ऑप्शन में बी ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें इक्विटी की बात हो रही है, इक्वालिटी की नहीं। इक्वालिटी मतलब सबको समान देखना, इक्विटी मतलब जो डिजर्व करता है उसको देखना। ठीक है, तो जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा। वो किसमें मिलेगा? शिक्षा में साम्यता से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी विशेषताएं आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की है? मतलब ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। तो क्या होगा? वो आत्म जागरूक होगा। ठीक है, सामाजिक रूप से उत्तरदायी होगा, रचनात्मक होगा, आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित मतलब स्वयं में ही अपने आप को ही देखना। तो आत्म केंद्रित कहीं ना कहीं तीनों के साथ निगेटिव साउंड कर रहा है, बाकी तीनों एक जैसे लग रहे हैं, ये अलग अलग रहे हैं। तो इसका आंसर चौथा नहीं हो सकता, बाकी तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा देखिए सी दिया है। सी में क्या दिया है? केवल 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3, सी। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है, ये वही वाला हो गया, एडीएचडी का प्रारूपिक लक्षण है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अपने आप को ही वो सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता है कि सब मुझे ही देखें। तो चारों ऑप्शन में देखते हैं सही कौन सा लग रहा है। तो देखिए, पहले ही ऑप्शन दिख रहा है लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, मतलब अपने आप को ही सेंटर बनाकर रखना। तो इसी को ही तो बोला जाता है एडीएचडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडीएचडी, मतलब ए। ठीक है, अगला चलते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? ठीक है, पहला चरण क्या होगा? पहला चरण होगा आवश्यकता। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक ऊपर में देखे थे जिसमें वो लाइन से लिखा हुआ था, चारों में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ये वाली बात थी। ठीक है, तो पहला क्या होता है? आवश्यकता, फिर प्रोत्साहन, फिर चालक होगा, फिर क्या होगा? लक्ष्य प्राप्ति। तो पहला क्या होगा? इसका आंसर ए। निम्न में से अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो चारों है। क्वेश्चन क्या लिखा है? सर्वाधिक, मतलब चारों में से कौन सबसे ज्यादा? तो देखिए, चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला अभिप्रेरणा, वातावरण, शिक्षक, विधि, शिक्षक। अभिप्रेरणा मतलब जो अंदर का उसका मोटिवेशन है, इनर मोटिवेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो या बाहर भी ले लोगे तो भी आ जाएगा। अभिप्रेरणा होना चाहिए तभी वो पढ़ पाएगा। बोला जाता है ना, पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है, चाहे उसको शिक्षक मिले ना मिले, वातावरण उसके आसपास का कैसा भी हो। तो ये अभिप्रेरणा है। जैसे मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी पढ़ा सकता हूँ, भले ही बाहर हल्ला हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अभिप्रेरणा है। तो इस प्रकार से क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वैसे ही बालक क्या करेगा? अपना काम करेगा। तो चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अभिप्रेरणा। 44 क्या बोलते हैं? देखिए, स्वाति बहुत खुश है, उसका एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, बधाई हो स्वाति, और उसने क्लास में टॉप किया है, बहुत अच्छी बात है। वह बहुत उत्साहित महसूस कर रही है। हालांकि उसका दोस्त प्रणय वो दुखी है, मतलब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उससे कुछ दोस्त स्वाति की उपलब्धि से ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं। जीवन जिसका प्रदर्शन उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, खुद से नाराज है। मतलब 3-4 दोस्तों का कहानी है। ठीक है, तो लास्ट में पूछा जा रहा है कि अगर इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं सही तरीके से तो ये किस चीज को समझाता है। ठीक, तो इसमें देखिए, कहीं ना कहीं कोई गुस्सा है, किसी का कोई मनोदशा दर्शा रहा है, कोई सेल्फ रियलाइज कर रहा है, अपना फीलिंग जाहिर कर रहा है। तो ये चारों चीजों को देखोगे आप तो चारों में से देखिए आंसर इसका मनोदशा भी हो सकता है, अनुभूति भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है। लेकिन हमको क्या खोजना है? एप्रोप्रिएट आंसर, सही आंसर खोजना है। तो भाव के अंदर ही तो ये सब आ जाएंगे। भाव के अंदर ही गुस्सा आएगा, फीलिंग भी उसी के अंदर आएगा, मनोदशा भी उसी के अंदर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भाव। ठीक है, सबकी भावना के बारे में बता रहा है वो, कि कोई दुखी है, कोई खुश है,
कोई पार्टी करेगा, कोई रोएगा। चलो 45 देखते हैं। स्वाभाविक प्रेरक है। प्रेरक मतलब जो आपको कुछ चीज करने के लिए उत्तेजित करे, ठीक है। कौन है स्वाभाविक? तो स्वाभाविक उत्प्रेरक क्या हो गया? अनुकरण, ठीक है। प्रशंसा ये सेकेंडरी चीज है। अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, सेकेंडरी चीज है। पुरस्कार ये भी सेकेंडरी चीज है। दंड, इससे तो निगेटिव साउंड कर रहे हैं, तो क्या हो गया? अनुकरण। अनुकरण, अनुकरण से आदमी सीखेगा, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है सीखने का हृदय कहा गया है, तो क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से ही सारा चीज शुरू होगा। इस लाइन का मतलब क्या है पता है? बच्चे का जब निर्माण होता है, जब वो गर्भ में रहता है, तो सबसे पहले उसका हृदय बनता है, ठीक। तो सीखने की बात कहा जा रहा है, तो सीखने में सबसे पहले क्या आएगा? तो सीखने में सबसे पहले क्या आएगा? अभिप्रेरणा आएगा, मोटिवेशन आएगा, फिर वो सीखेगा, ठीक है। एक कारण होता है ना जिसकी वजह से सब कोई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ये उस कारण की बात कर रहे हैं। अब्राहम मैस्लो एक वैज्ञानिक है जो सिद्धांत दिया है। उसका बोलना क्या है? आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहले, सामाजिक मान्यता और सांस्कृतिक मानदंडों का बहुत अधिक निर्भर होना। देखिए ये बहुत वर्ड आ गया ना। देखिए कई बार क्या होता है, चारों ऑप्शंस को आप देखोगे ना, तो चारों ऑप्शन को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो ये बहुत अधिक बोल रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं निगेटिव साउंड कर रहा है, ठीक। आत्म केंद्रित होने के बजाय समस्या केंद्रित होना, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसी मिलता जुलता कुछ एक बार देखे थे हम लोग, उसमें आत्म केंद्रित हो रहा था वो, ठीक है। तो उसको हम लोग नहीं लिए थे। इसमें बोल रहा है आत्म केंद्रित होने के बजाय क्या होगा? समस्या केंद्रित। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को समस्या केंद्रित ही होना चाहिए, मतलब समस्या पे ध्यान देना चाहिए, ना कि खुद पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी दोनों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं कि अपनी कमियों और गलतियों को लेकर बहुत अधिक बचावपूर्ण, तो ये तो निगेटिव चीज हो गया। अपने आप को बचाएगा, मानेगा नहीं गलती, तो सुधारेगा कैसे? मुख्य रूप से शारीरिक कमियों को पूरा करना, तो इसमें शारीरिक कमी की तो बात हो ही नहीं रही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 48, नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए आंतरिक प्रेरणा तो पॉजिटिव हो गया, बाह्य प्रेरणा ये दोनों में चला जाता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। क्योंकि आप अगर आपको बचपन में बोला जाए कि बेटा तुम 8वीं में अगर टॉप कर देते हो तो आपको साइकिल मिलेगा, तो साइकिल जो है वो बाह्य प्रेरणा हो गया बच्चे के लिए, लेकिन उससे उसका रिजल्ट तो अच्छा आया ना, तो कहीं ना कहीं दोनों में आ जाता है। तीसरा है प्रभाव, तो प्रभाव दोनों हो सकता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, ठीक है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहेंगे? प्रभाव कहेंगे, ठीक। इसका आंसर हो गया बी। 49 क्वेश्चन क्या बोलता है? स्कूल की क्लास में टीचर को यह पक्का करना चाहिए कि स्टूडेंट से ऊंचे लेवल के एकेडमिक और आत्म साक्षात्कार वाले कामों पर ध्यान देने की उम्मीद करने से पहले उसकी बुनियादी शारीरिक सुरक्षा पूरी हो। सही बात है। अगर आप कभी भी टीचिंग करना चाहते हैं, मतलब पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पहले बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस लेवल का है। उसके बाद तो आप शुरू करेंगे उसके लेवल से थोड़ा सा मिलता जुलता ही शुरू करेंगे। डायरेक्ट आप बड़ा बड़ा बनाएंगे बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो ये कथन तो सही है। कारण क्या बोलता है? मैस्लो की जरूरतों के पदानुक्रम थ्योरी के अनुसार ऊंचे लेवल की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति के मोटिवेशन को आजाद करने के लिए निचले लेवल की कमी वाली जरूरतों को काफी हद तक पूरा होना जरूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। बोल क्या रहा है? नीचे लेवल का कमी का भी जरूरत है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी पूरा करना पड़ेगा। तो दोनों सही है, और ये कथन उसका व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? मूल प्रवृत्ति मतलब एटीट्यूड या इंस्टिंक्ट्स बोला जाता है। चलो ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट्स, ये किससे होगा? तो ये होगा आपके संवेगों से, ठीक है। आपके इमोशंस पे ये बेस्ट करेगा कि आप देखिए, एक ही कहानी अगर मैं 3-4 लोगों को सुनाऊं, ठीक है, तो हो सकता है चारों का अलग अलग रिएक्शन आए कहानी सुनकर, तो वो उनके संवेग पर निर्भर करता है कि वो कैसे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक।